तो स्टार्ट करते हैं आज पार्ट नंबर 4, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, हमने देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के टाइम पे जो औद्योगिक क्षेत्र था वो हमने पढ़ लिया। हमने जो कृषि क्षेत्र था वो भी हमने पढ़ लिया। अब हमारी बात आती है विदेशी व्यापार पे। ठीक है ना, धीरे धीरे चैप्टर खत्म होने के और कगार पे खड़ा है। तो देखो विदेशी व्यापार में देखो क्या था, सबसे पहला पॉइंट कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक। मैं बार बार बोल चुका हूं कि हमारे यहाँ से वो कच्चा माल उठा करके, रॉ मटेरियल उठा करके अपने यहाँ लेके गए थे, और उसी रॉ मटेरियल से हमारे यानी हमारे यहाँ के गुड्स से ही उन्होंने प्रोडक्ट प्रॉपर फिनिश गुड बनाया, अंतिम वस्तु बनाई और हमें आकर के चेप दी दोबारा से। बात समझो ना, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाकर के उसी से गुड्स अपने यहाँ घर पे बनाया, घर मतलब ब्रिटेन में जाके बनाया, और उसी से फिर हमें यहाँ क्या कर दिया, वो गुड्स जो है बना बनाया गुड्स हमें चेप दिया। क्लियर ना। तो क्या करा, कच्चे माल का तो शुद्ध निर्यातक कर दिया, नहीं हमें कच्चे माल का निर्यातक बना दिया, नहीं निर्यात करने वाला बना दिया। और जो फिनिश गुड यानी क्या होता था, तैयार माल होता था, उसका क्या बनवा दिया, हमें आयातक बना दिया। नहीं वहां से जो वो गुड्स आता था ना, हम उसका आयात करने लग गए थे इसके कारण। तो लिखा हुआ है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई कैसी, विभेदक बोलो या भेदभावपूर्ण टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ यानी एक तरह से शुल्क, यानी कर से रिलेटेड, किससे, कर से रिलेटेड जो नीति होती है, यानी टैक्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड जो नीति होती है, उसके कारण इन्होंने क्या करा, दोबारा बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। कौन सी नीति, भेदभावपूर्ण, यानी जिसमें इन्होंने क्या करा, भेदभाव करा हुआ था। भेदभाव कैसे, हमारे यहां से अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो टैक्स नहीं लगा रहे, ताकि उनको रॉ मटेरियल सस्ता मिले। मान के चलो ना, कोई रॉ मटेरियल 10 रुपए का है, टैक्स लग के वो 12 का होना चाहिए था। टैक्स किसको मिलता है, इंडियन को मिलता है, कि इंडिया को बेनिफिट मिलता है टैक्स का। तो उन्होंने क्या करा, 12 में नहीं करा, 10 में ही करा, यानी टैक्स नहीं लगाया। और जब अपने यहाँ से जब गुड्स यहाँ पे आया, ठीक है, जिससे कि आयात पे हम टैक्स लगाते ताकि जो डिपेंडेंस है ना दूसरी कंट्री के ऊपर, हम डिपेंड ना हो। ठीक है, उसके प्रोडक्ट हम ना ले, इसलिए हम जानबूझ के उसके जो आयात होती है ना, जो हम आयात करते हैं उस पर क्या लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, अपने जो गुड्स जो वहां से बन के इधर आ रहे थे उस पर भी टैक्स नहीं लगाया, ताकि इंडिया को सस्ते में मिल जाए और इंडिया हमारे ऊपर क्या, हमारे ऊपर क्या डिपेंड हो जाए, हम उसके गुलाम हो जाए एक तरीके से। ठीक है, उसके ऊपर ही क्या है, मेहरबान हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, ये है जो है करता धरता। ब्रिटेन ये चाहता था। तो उसने क्या करा, भेदभावपूर्ण शुल्क यानी टैरिफ वाली पॉलिसी इन्होंने अपनाई, यानी नीति अपनाई, जिसके कारण भारत क्या हो गया, कच्चे माल और प्राथमिक उत्पाद, प्राथमिक मतलब प्राइमरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वही रॉ मटेरियल टाइप में कृषि पर आधारित जो चीजें होती है ना, उन्हीं का ही, यानी प्राइमरी प्रोडक्ट का इन्होंने क्या करा, यानी जो रॉ मटेरियल था उसका तो शुद्ध निर्यातक बना दिया भारत को। और दूसरी ओर यह ब्रिटिश उद्योगों द्वारा, यानी जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री लगी थी वहां से तैयार माल आता था, और उसको हमको क्या बना दिया, उसका शुद्ध आयातक बना दिया। यानी अगर ध्यान से देखें ब्रीफ में, तो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, यानी हमें क्या बना दिया, शुद्ध निर्यातक। क्लियर। और वहां से जब आयात किया तो हमें क्या बना दिया, आयातक बना दिया। वही हमारे गुड्स से हमारा एक तैयार माल बना के हमें चेप रहे थे बार बार। ठीक है ना। और ध्यान रखना, जब यहां से माल लेके गए, कौन सा माल लेके गए, रॉ मटेरियल, तो टैक्स नहीं लगाया। ठीक है ना, एक्सपोर्ट पे। और जब वहां से माल आया तो भी टैक्स लगाया, ताकि इंडिया को सस्ते में मिले और इंडिया हमारे नीचे क्या जाए, दब जाए। आगे, भारत में विदेशी व्यापार का एकाधिकारी नियंत्रण। एकाधिकारी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो मैक्सिमम जो व्यापार था ना हमारे विदेशों के साथ, वो एक ही देश के साथ रिस्ट्रिक्ट था, ज्यादा से ज्यादा। वो कौन था, ब्रिटेन। यानी हमारा जो आयात निर्यात था ना, वो ज्यादातर एक ही देश के साथ होता था, उसका नाम था ब्रिटेन। देखो लिखा हुआ है, ब्रिटिश शासन के दौरान देश के निर्यात तथा आयात ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार में चले गए। यानी एकाधिकार मतलब होता है जहां पे सिर्फ एक का अधिकार होता है। आपने मोनोपोली मार्केट पढ़ी होगी ना 11th क्लास में, तो वही एकाधिकार बाजार जैसे हम पढ़ते थे, वो जो जिसमें सिर्फ एक ही सेलर होता था और उसको अपनी पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता था, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता था, जैसा चाहे वो वैसा खेल सकता। तो सेम यहाँ पे भी ऐसी हुआ, ब्रिटिश शासन के दौरान देश के निर्यात और जो आयात थे वो किसके पास चले गए, वो ब्रिटिश जो सरकार थी उसके एकाधिकार में चले गए। किसके चले गए, ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार में चले गए, यानी इसके एकाधिकार में चले गए। और इसके अंतर्गत 50% से अधिक, यानी 50% से अधिक विदेशी व्यापार जो हमारा होता था वो केवल भारत और ब्रिटेन के बीच में होता था। और तुम्हें पता ही है कैसा होता था, यहां से क्या ले, रॉ मटेरियल ले जाना और वहां से उन्हीं से ही फिनिश गुड बनानी, तैयार माल बना करके हमें चेप देना। ये था व्यापार, बस। क्लियर है। और ऐसे व्यापार से ना भारत जो था बिल्कुल पिछड़ा बन गया था। पिछड़ा समझो, बिल्कुल एकदम से गरीबी के दौर पर आने लग गया था। ठीक है ना, क्योंकि ये हरकतें सही नहीं है। अगर मान लो यहाँ से वो तैयार माल बना करके बाहर बेचते तो इंडिया को प्रॉफिट होता, बट रॉ मटेरियल लेके गए, बताओ, रॉ मटेरियल तो सोने बराबर माना जाता है किसी चीज को बनाने के लिए। ठीक है ना। आगे, व्यापार में आधिक्य। आधिक्य मतलब अधिक होना। क्या अधिक हो रहा है, सरप्लस। जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे ना तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल उठा उठा के ले आते थे साले। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा किससे, इंपोर्ट से, यानी निर्यात ज्यादा था आयात से। तो जब भी निर्यात आयात से ज्यादा होता है तो अच्छा माना जाता है।
मगर दिक्कत ये हमारे केस में बुरा माना गया। क्यों माना गया बुरा? दिक्कत ये है कि जब हमारा निर्यात आयात से अधिक हुआ तो दिक्कत ये थी, जो निर्यात आयात हुआ था ना अधिक, वो किससे अधिक हुआ था? रॉ मटेरियल ले जाने से। अगर तैयार माल ले जाते ना तो बात थी, तब हम बोलते हाँ इंडिया आगे बढ़ रहा है, पर वो कच्चा माल ले गए, बताओ जिससे फिनिश गुड बनाते हैं, बताओ वही उठा के ले गए। तो ऐसे निर्यात बढ़ने से ना कोई फायदा नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने क्या करा, जो भी इससे निर्यात जब भी आयात से अधिक होता है तो आपको सरप्लस होता है, यानी प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट का यूज भी इंडिया के लिए नहीं करा उन्होंने, इंडिया की स्थिति को सुधारने के लिए नहीं किया। उसने अपने, यानी कैसे शासन को और मजबूत किया जा सकता है, ब्रिटिश शासन को और कैसे मजबूत करेंगे, उसके खर्चों पे लगा दो। कभी युद्ध हो जाए कहीं तो वो खर्चे पे लगा दो, मगर युद्ध के लिए लगा सकते हो, ब्रिटिश मतलब अपनी शासन चलाने के लिए लगा सकते हो और मजबूत करने पर। इंडिया की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लगाया, यहाँ पे ये बोला गया है। तो उसने बोला ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात था ना वो आयातों से अधिक था। इसका मतलब जो व्यापार शेष था ना हमारे यहाँ वो आधिक्य था। व्यापार शेष मतलब होता है जब आपका निर्यात और आयात का जो डिफरेंस लेते हैं ना, निर्यात में से आयात घटाते हैं और निर्यात उसमें से ज्यादा निकल जाए, यानी आंसर पॉजिटिव आ जाए। जब आपका निर्यात आयातों से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यापार शेष का आधिक्य कहते हैं, ठीक है ना। तो इसने बोला कि यहाँ पे हमारा क्या है, निर्यात आयातों से अधिक था। आगे कह रहा है परंतु इसमें बड़े पैमाने पर हो क्या रहा था, प्राथमिक वस्तुओं यानी रॉ मटेरियल, कच्चा माल को लेके जा रहे थे, ना कि औद्योगिक वस्तुओं को, जिसके कारण जो प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात अगर होता था ना तो उसका मतलब क्या है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाता है। अगर आप कच्चा माल बाहर भेज रहे हो ना, इसका मतलब वो आर्थिक पिछड़ापन था बच्चे, ठीक है ना। आगे, साथ ही व्यापार में जो भी आधिक्य होता था, आधिक्य मतलब जो भी सरप्लस होता था, उस सरप्लस का उपयोग ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, प्रशासनिक खर्चों में, यानी अपना शासन कैसे और मजबूत करे, कैसे अपनी मतलब शासन को बढ़ाया जाए, उसमें जो खर्चा होता था उस पर करते थे, बताओ। और साथ साथ यहाँ पे कभी युद्ध हो जाए तो युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए उस पैसों का यूज करते थे, जो बेनिफिट होता था निर्यात जब आयात से अधिक होता था उसे, ठीक है ना। याद है ना, जब भी व्यापार शेष आता तो व्यापार शेष की वैसे ये होता है, ठीक है, व्यापार शेष का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है, डिफरेंस बिटवीन, यानी किसका, निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। किसका निर्यात आयात? वस्तुओं के निर्यात और वस्तुओं के आयात के अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार शेष कहते हैं। और व्यापार शेष का अधिक क्या मतलब हो गया कि निर्यात ज्यादा था आयात से, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, समझ में आ गया होगा आपको मैंने बोला क्या है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला पॉइंट कौन सा है, अगला है हमारे पास स्वतंत्रता के समय जनांकीय रूपरेखा, यानी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, वो हमें पढ़नी पड़ेगी कब, स्वतंत्रता के टाइम पे। तो एग्रीकल्चर हमने पढ़ लिया, इंडस्ट्री पढ़ लिया, इंटरनेशनल ट्रेड हमने पढ़ लिया। अब आ गया ये, ठीक है ना। जहां तक हो सकता है अगला पार्ट इसका लास्ट पार्ट भी हो सकता है, जिस स्पीड से अब चल रहा है, ठीक है ना। तो पहली बात करते हैं जन्म दर और मृत्यु दर की बात करते हैं। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ऊंचे थे, यानी बहुत अधिक थे। उस टाइम पे जो जन्म दर थी और मृत्यु दर थी दोनों ही ज्यादा थी। लगभग बात करें तो 48 और 40 प्रति हजार थे, यानी पर थाउजेंड थे, ठीक है ना। तो 48 प्लस 40 पर थाउजेंड का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। इसको बच्चों को पढ़ना नहीं आता ये पॉइंट, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो हम कुछ सेलेक्टेड मतलब इंडिविजुअल्स को, कुछ सेलेक्टेड बंदों को ना अगर हम एक जगह रख लें, कितने हजार, अगर हम हजार मान लो कि बंदों को अगर हम एक जगह रख लेते हैं तो हजार में देखा जाता था कि उस हजार के अंदर 48 बच्चों ने अब जन्म ले लिया। बात समझ ना, मतलब आपने कुछ महिला पुरुष इन सबको मतलब पकड़ करके एक जगह हजार को रख लिया तो देखने को मिलता था कि वहां पे 48 बच्चों ने जन्म ले लिया प्रति, ठीक है ना। अब हो क्या रहा था, हजार में उन्होंने 48 ने जन्म ले लिया, बट ये भी देखने को मिलता था कि उसके अंदर जो हजार होते थे ना लोग, उनमें से क्या है तकरीबन 40 के आसपास मर भी जाते थे। तो सोचो ना, सिर्फ हजार मामले से हजार इंसानों में 40 बच्चे ऐसे, जो 40 ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग कोई भी बच्चा सब मिला करके 40 ऐसे होते थे जो कि मर जाते थे, जबकि 48 ऐसे होते थे जो क्या है जन्म ले रहे हैं। बात को समझना, दोबारा बोल रहा हूं, देखो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ऊंचे थे, लगभग 48 और 40 प्रति हजार। इसका मतलब अगर हजार बंदों को अगर मैं सेलेक्ट कर दूं तो उसके अंदर देखने को मिलता था उन हजार पे 48 क्या होते थे, जन्म ले लेते थे, वहां पे 48 जन्म लेते थे, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ देखने को मिलता था कि जो हजार थे ना वहां पे कितने 40 मर भी जाते थे। तो दोनों ही काफी ज्यादा हाई थी, ये समझ में आ जाना चाहिए पॉइंट आपको, ठीक है। 1 नंबर के लिए याद रखना, इसको बहुत अच्छा पॉइंट है। शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है, मैंने इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको बढ़ा के लिख सकते हो, देखो कि पहले इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट समझा लो, ऑलरेडी समझाया था, ठीक है ना। तो सब कुछ डेफिनेशन ऑलरेडी समझा रखी है, आप उसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। अब मेरा काम है इसको समझाने की इसके अंदर बोला क्या गया है, डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। तो आप पहले शिशु मृत्यु दर की डेफिनेशन लिखो और उसके बाद समझाओ कि क्या था। तो उसने बोला शिशु मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी, कितना 218 प्रति हजार, यानी हजार पे 218। बताओ शिशु 1 साल से छोटे जो बच्चे होते थे, इन्फेंट है ना, वो मर जाते थे, बताओ
बहुत बड़ी बात है ना। और लिखा है जबकि वर्तमान में अगर आज के टाइम पे देखें तो सिर्फ 30 हो गई है, यानी 1000 में 30 के आसपास जो है मरते हैं। ठीक है, चलो आगे साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो साक्षरता दर की थी ऐसी तैसी और की थी, 16% थी खाली। कितनी थी? 16% थी, जो कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की निशानी है। अगर लिटरेसी रेट सही नहीं है तो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की निशानी होती है, वो याद रखना। और साथ ही साथ अगर उस टाइम पे सिर्फ फीमेल की बात करें ना, फीमेल की लिटरेसी रेट क्या थी, तो और बुरी हालत थी, 7%। ओवरऑल कितना था? 16%। फीमेल की स्पेशली बात करूं तो सिर्फ कितना था? 7%। बताओ, सिर्फ 7%। इसका मतलब हमारे लिंग भेद जो पाया जाता था कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, ये नहीं करना, वो ये बहुत ज्यादा पाया जाता, जिसके कारण सिर्फ 7% महिलाएं यानी जो स्त्री होती थी वो ही सी पढ़ी लिखी होती थी उस टाइम पे, बाकी कोई नहीं होता था। 100 में से 7, है ना। बहुत बुरी बात है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं। जीवन प्रत्याशा मतलब जीने की आशा, यानी एक औसतन आयु एक व्यक्ति की, क्यों जो एक व्यक्ति चाहता है कि मैं इतना जीऊं। पढ़ा था डेफिनेशन हमने, डेफिनेशन लिखो ना, आप ऑलरेडी डन है, सब कुछ याद रखना। ठीक है, मैंने आपको जीवन प्रत्याशा जाता है लिखवाया था। तो जीवन प्रत्याशा जो थी ना उस टाइम पे सिर्फ 44 वर्ष थी। कितनी थी? 44 वर्ष थी। अगर कुछ बुकों में शायद आपको 32 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो 44 वर्ष उस टाइम के आसपास थे, तो जो नियरेस्ट लगे आपको वो टिक लगा के आना। मान लो 44 वहां पे नहीं दिया है, वहां पे 38 दिया हुआ है, बाकी 69 70 80 ऐसे दिया हुआ है, तो फिर 38 ही होगा नियरेस्ट। 44 के नियरेस्ट मतलब 38 होगा। 32 किसी किसी बुक में 32 अभी भी प्रिंट हो रहा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी। ठीक है, जहां तक मुझे पता है 32 ईयर्स भी अभी भी कहीं कहीं प्रिंट हो रहा। हाँ ठीक है ना। तो जिनके पास कुछ पुरानी बुक होगी सर, वहां पे 32 ईयर्स प्रिंट हो सकता है। तो सारे सही है, मैं क्या बोलूं उसमें। ठीक है, बट आपको वैसे 44 याद रखना। आप कितना याद रखना? 44। ठीक है, जबकि वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई? 69.4। यहाँ पे भी बहुत बुकों में किसी में 68 है तो किसी में 70 है। तो दिक्कत कैसे होगी? देखो दिक्कत ये है, अगर मान लो कि पेपर में लिखे हुए आते हैं, देखो नियरेस्ट लेना में, मान लो वहां पे लिखा हुआ है 70 लिखा है, 80 लिखा है, 85 लिखा है, 90 लिखा है, तो इसके नियरेस्ट कौन सा? 70 है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया 44 दिया हुआ है। ठीक है, 44 अगर एग्जैक्ट दिया तो टिक लगा दो। 44 और 32 दोनों दिए तो क्या करें? तो फिर बेटा 44 पे लगाना टिक। ठीक है ना। और अगर मान लो कुछ नहीं दिया इनके, ऐसे दिया हुआ है मान लो कि 41, फिर दिया हुआ है मान लो 25, फिर दिया है आपको मान लो 60 और 55, तो सबसे नियरेस्ट कौन सा? 41 ही सबसे नियर है, तो 41 पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है ना। अगर ऐसी दिक्कत हुई तो ये चारों समझ में आ गए? फटाफट से नोट डाउन कर लो, और मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी कवर कर रखी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है ना, फटाफट से लिख लीजिए से। तो आगे बढ़ते हैं। देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय व्यावसायिक ढांचा, अब हम बात करते हैं व्यावसायिक ढांचे की क्या थी। यानी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? ठीक है, सॉरी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें। व्यावसायिक मतलब हो गया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्या हो गया? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 72.7% यानी 72.7, क्या बोला मैंने? 72.7 जो परसेंट जनसंख्या थी वो कहां लगी हुई थी? वो लगी हुई थी आपकी कृषि में, यानी प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई थी। किसमें लगी हुई थी? प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई थी। बात को ध्यान समझना, इसमें बच्चा गलती करता, बच्चा कहता बहुत आसान लाइन है, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है किसका? कार्यशील जनसंख्या, ये वर्ड याद रखना। यहाँ पे कुल जनसंख्या वर्ड नहीं है, क्योंकि कुल जनसंख्या लूंगा तो उसमें तो छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे जो अभी भी जन्म लिए, क्या वो काम करने लग जाएंगे? नहीं करेंगे। ऐसे बूढ़े जो कि बेचारे खटिया से खड़े नहीं हो पा रहे, ऐसे बूढ़े जो खटिया से खड़े नहीं हो पा रहे, क्या वो काम कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे सिर्फ कार्यशील जनसंख्या की बात की है, ऐसी जनसंख्या जो कि क्या कर सकती है? काम कर सकती है। क्या कर सकती है? काम कर सकती है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसी जनसंख्या जो काम करने के योग्य है, कर सकते हैं, एबल है। ठीक है, तो उनकी बात कर रहे हैं। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 72.7% जो है कार्यशील जनसंख्या। अगर पेपर में कुल जनसंख्या करके लाइन लिखी है तो समझ लेना गलत है पॉइंट हो, बारीकी से ध्यान रखना है। तो कार्यशील जनसंख्या कहां लगी थी? प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई थी। अब प्राइमरी सेक्टर में तो बहुत सारी चीज आती है, जैसे कृषि आ गया, देखो जिसमें मैक्सिमम जो लगे थे कहां लगे थे? कृषि पे लगे हुए थे, एग्रीकल्चर में लगे हुए थे वैसे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में तो कृषि भी आता है और पशुपालन, मत्स्य पालन, है ना, काफी चीज, माइनिंग वाइनिंग बहुत सारी चीजें आती है, पर मैक्सिमम लोग कृषि में लगे हुए थे। ठीक है ना। चलो उसके बाद दूसरी बात करते हैं, वही भारतीय कार्यशील जनसंख्या का 9%। अब 9% कहां लगा हुआ था? ये लगा हुआ था विनिर्माण या निर्माण उद्योग या खनन में, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जो आपका होता है। ठीक है ना, यानी उसमें उद्योगों में लगा हुआ था 9%। 72.7% लगा था आपका कृषि में, यानी प्राथमिक क्षेत्र में। क्लियर हो गया ना। उसके अलावा कार्यशील जनसंख्या का बिल्कुल सेम वही 17.2% कहां लगा हुआ था? सेवा क्षेत्र यानी टर्जरी सेक्टर। क्या बोलते हैं सर? टर्जरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। ठीक है, कौन सा सेक्टर? सर्विस सेक्टर में लगा हुआ था कितना? 17.2%। तो आपको ये याद रखना है, 72.7% कार्यशील का कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र, 9% कार्यशील जनसंख्या का उद्योग खनन इन सब में लगा था, नहीं इंडस्ट्रियल जो था ना
वो यानी सेकेंडरी जो सेक्टर होता है उसमें लगा हुआ था, और 17.2% जो है वो किसमें लगा था, सर्विस सेक्टर में लगा था। क्लियर हो गया। उसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का जो था ना विकास, वो कैसा था, असंतुलित था, यानी अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी, कहीं पे हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन बिल्कुल ही अलग ही चल रहा जमीला, ठीक है ना। तो असंतुलित थी, संतुलित नहीं असंतुलित थी, अनबैलेंस्ड ग्रोथ होती थी हमारे यहाँ, ठीक है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाता है या एक तरफा चरित्र को दर्शाता है। क्या दिखाता है, पिछड़ेपन या एक तरफा चरित्र को दर्शाता है। तो देखो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, जहां तक लग रहा है अगले पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ज्यादा कुछ बचा नहीं, एक आध पॉइंट है खाली है, ठीक है, 2 हेडिंग 3 हेडिंग बची खाली, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे 3 भी है, वहां पे 3 करके हम शायद खत्म कर दें अगले चैप्टर इसी में ही, ठीक है ना, जो मतलब अगला चैप्टर अगला पार्ट बनने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं पे रोक लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।